नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। सच बेधड़क देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूनम। देश में महिला आरक्षण को जमीन पर उतारने की तैयारियां तेज हो गई हैं। आज संसद में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संशोधन बिल पेश किए गए, जिससे लोकसभा और विधानसभा की सीटों में बढ़ोतरी भी हो सकती है। राजस्थान की बात करें तो फिलहाल लोकसभा की 25 सीटें हैं, लेकिन नए परिसीमन के बाद ये संख्या बढ़कर 38 हो सकती है, यानी कि 13 नई लोकसभा सीटें और जुड़ सकती हैं। इतना ही नहीं, विधानसभा की 200 सीटों का आंकड़ा भी 260 से 300 के बीच पहुंचने की पूरी संभावना है। लेकिन सवाल सिर्फ संख्या का नहीं है। विपक्ष इसे दक्षिण बनाम उत्तर भारत का मुद्दा बता रहा है, तो सरकार इसे नारी शक्ति और समान प्रतिनिधित्व का नाम दे रही है। आज लोकसभा में इसे लेकर जबरदस्त चर्चा हुई। बड़ा सवाल यह है कि परिसीमन के बाद इस बिल की क्या स्थिति रहेगी, इस बिल से राजस्थान में क्या बदलाव होंगे, बाल को लेकर विपक्ष के आरोप कितने सही हैं और विपक्ष का बिल की टाइमिंग को लेकर सवाल, और साथ ही दक्षिण भारत को लेकर उठा बवाल क्या सही है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, परिसीमन पर विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल कहीं ना कहीं टाइमिंग को लेकर खड़े हो रहे हैं। करेंगे आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करा देती हूं। बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे शिवांगी सिकरवार, बहुत स्वागत आपका। साथ ही कांग्रेस से पक्ष रखेंगे राजकुमार शर्मा जी, सर बहुत स्वागत आपका। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं सुभाष शर्मा जी, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजकुमार जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। आखिरकार देखिए, सदन में चर्चा हुई, बहस हुई, प्रस्ताव लाया जाता है, लेकिन विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है? आप ही से समझना चाहूंगी, आखिरकार विरोध के कारण क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि महिलाओं को आरक्षण मिले। कांग्रेस पार्टी ने तो बहुत वर्षों पहले भी कह दिया था कि हम तो 33% आरक्षण के पक्ष में हैं। कि कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कभी भी कोई बात कहती है तो बहुत स्पष्टता के साथ कहती है। हर राज्यों के सामने हम जो बात कहते हैं वो हमेशा स्पष्ट कहते हैं, खुले तौर पर कहते हैं। हमारी बात में कोई गोल मटोल भाषा नहीं होती है। और भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई बिल लाती है, जब भी देश में कोई बात कहती है, तो निश्चित तौर पे उसमें कुछ न कुछ राजनीति की बू नजर आती है। पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त राजस्थान, हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। ये बिल 10-20 दिन बाद भी आ सकता है, 6 महीने 3 महीने पहले भी आ सकता था। जब कांग्रेस पार्टी कह रही थी तब भी आ सकता था। ठीक। तो भारतीय जनता पार्टी समय को लेकर के क्यों इतनी चिंतित रहती है? हार जीत तो होती रहती है। आप 400 पास नहीं जा पाए, उसकी चिंता आपको करनी है। राजकुमार जी, कांग्रेस को और कोई इन बिलों के माध्यम से आप कभी आगे नहीं जा विपक्षी पाएंगे। पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है बिल से, सिर्फ दिक्कत है समय से। जो ये समय है, जो समय पर बिल आया गया, सिर्फ आप इतना कहना चाह रहे हैं? इसके बाद जो उत्तर और दक्षिण में जो आप भेद करना चाह रहे हैं, पहले आपने राज्यों में भेद किया, फिर आपने भाषाओं में भेद किया, फिर आपने अमीर और गरीब में भेद किया। आप इस देश को किस तरीके से बांटना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को कहती है। बात करते हैं 2047 की और कह रहे परिसीमन हम 2011 का लागू करेंगे। बातें तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी करती है और बातों में भारतीय जनता पार्टी से कोई जीत भी नहीं सकता है। लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं, उत्तर और दक्षिण के अंदर ना उत्तर को ना दक्षिण को, किसी को भी हीन भावना से किसी प्रदेश को ऐसा मत फील कराइए कि हमारी जनसंख्या कम है। परिसीमन के आधार पर आप इसका उचित आकलन करें। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में थी। हम भी चाहते हैं लोकसभा की सीटें बढ़े, विधानसभा की सीटें बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा सहूलियत की पॉलिटिक्स करती है, हमेशा बहुत ज्यादा राजनीति करके कोई ना कोई बिल लाती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि हिंदुस्तान की जनता ने
उनको खुलकर मैंडेट दिया है। मैक्सिमम राज्यों में सरकारें भारतीय जनता पार्टी की है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी खुले मन से क्यों नहीं कोई बिल लाती है? क्यों विपक्ष को हमेशा साइड में करती है? क्या आवश्यकता पड़ गई थी अचानक ये 16 से 18 तारीख का यानी कि लोकसभा का विपक्ष से विशेष किसी सत्र बुलाया प्रकार की गया? कोई चर्चा नहीं हुई? आप ये ये सत्र 4 कहेंगे? मई के बाद भी आ सकता था, ये 5 मई के बाद भी आ सकता था, ये 3 महीने पहले भी आ सकता था। हर मुद्दे पे राजनीति ठीक नहीं होती है। ठीक है, चलिए देश का शिवांगी विकास होना चाहिए। जी, चलिए जवाब लेते हैं। बीजेपी से कई सारे आरोप है। शिवांगी जी, परिसीमन की टाइमिंग अभी क्यों, इसका कारण क्या है? और आपने सुना भी राजकुमार जी को किस तरीके के आरोप लग रहे हैं। देखिए, आप समय का खेल बहुत अच्छे से जानते हैं, ये उनका कहना है साफ तौर पर। आपने और भी आरोपों को सुना कि आप किस तरीके से जो है बढ़िया बेहतर तरीके से राजनीति करते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, कहीं ना कहीं चुनावों में फायदा लेना चाहते हैं, और इसी कारण ये टाइमिंग जो है, जिस टाइम पर आप बिल लाए, कहीं ना कहीं दिक्कत टाइमिंग से हो रही है। जी, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। पूनम जी, मैं आपके चैनल से सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो इम्प्लीमेंटेशन पे काम करती है, वो कभी भी इवेंट्स पे काम नहीं करती है। और जो मैं भी हमारे जो प्रवक्ता महोदय हैं, मैं उनको सुन रही थी हमारे विपक्ष के, कि वो बोल रहे थे कि समय ये क्यों। देखिए, समय तो 2010 में भी था, समय तो वहां भी जो है आप लेके आ सकते थे, बिल को पारित आपने किया ही था, लोकसभा में लेके आ सकते थे। समय पार्टी ने कभी नहीं देखा, पार्टी हमेशा मैनेजमेंट पे काम करती है। ये मैं हमेशा बोलूंगी कि भाजपा से ज्यादा अच्छा मैनेजमेंट किसी का नहीं है। हम मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं। हमने 2014 में आते ही सबसे पहले बेटी को सशक्त बनाने का काम किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना लेकर आए। माने शिवांगी जी, ये जो समय आपने जिस टाइम पर आप परिसीमन का बिल लेकर आ रहे हैं, इसे भी एक आपका टाइमिंग का हिस्सा माने, मैनेजमेंट का हिस्सा माने कि ठीक है, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, तमिलनाडु में चुनाव होने हैं, 234 के लगभग सीटें हैं, 23 अप्रैल को वोटिंग होनी, कहीं ना कहीं सियासी फायदा लेने की कोशिश, तो आरोप तो लगेंगे ही। पूनम जी, लेट मी फर्स्ट कंप्लीट, एक बार मुझे पूरा कंप्लीट कर लेने दीजिए। देखिए, हमने एक मैनेजमेंट के साथ में पूरा काम किया। पहले अपने देश की बेटी को पैदा होते ही टीके से लेकर उनको स्टार्टअप तक के इस तरीके के अवसर दिए कि बेटी तैयार हो जाए, महिलाओं के अंदर इतनी ताकत आ जाए कि 3 बार तलाक बोलने पे उनका तलाक ना हो। ये पूरा एक प्रोसेस था, एक पूरी स्थिति थी, एक परिस्थिति थी। उसको अच्छे से तैयार करने के बाद में ये बिल लेके आया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस तो ये भी कहती है कि 2023 में जब बिल आ गया था, 2024 में लागू क्यों नहीं किया, फिर हमने इसको लेट क्यों किया। अगर हम 2023 में इस बिल को लेकर आए थे और हम लागू कर देते, तब कांग्रेस का जब प्रश्न ये होता कि 2024 में क्योंकि लोकसभा इलेक्शन से तो अभी क्यों लेकर आ रहे हैं। देखिए, उनका काम है प्रश्न करना, और प्रश्न उनका काम इसलिए भी है क्योंकि जो ये बात अभी कर रहे हैं कि जो हमने कांग्रेस ने हमेशा जो भी काम किया, उस काम का हमेशा मतलब हर चीज को परफेक्टली किया। आप देखिए, अगर कांग्रेस अपनी बात पे रहती और काम करती तो पहले तो पूरे भारत पे कांग्रेस ने ही राज किया है, सत्ता तो कांग्रेस के पास ही थी। लेकिन क्योंकि भाजपा का काम लोगों ने देखा, पसंद किया, उन्होंने देखा कि हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय को जो है जो बीजेपी है वो सुदृढ़ करने का काम कर रही है। और आज जब महिलाओं की बात हो रही है, हमारी वोटिंग में अगर हम देखिए पूनम जी, तो हम 50% हैं, हम इस देश की आधी आबादी है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी कम से कम 33% तो लेके आ रही है। इस पे तो मुझे लगता है सभी पार्टियों को, चाहे नेशनल हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, इस पर तो राजकुमार जी कह रहे हैं ना, इस पर विपक्ष को आपत्ति नहीं है, महिला आरक्षण पर आपत्ति नहीं है, आपत्ति है परिसीमन की जो टाइमिंग है उसको लेकर आपत्ति है, महिला आरक्षण पर ही आपत्ति है। चलिए, राजकुमार जी जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, क्या आपको महिला आरक्षण पर भी आपत्ति है? जवाब ले लेते हैं शिवांगी जी। पूनम जी, हमको तो पूनम जी से भी आपत्ति नहीं है, शिवांगी जी से भी आपत्ति नहीं है, और हिंदुस्तान की हर शिवांगी जी से, पूनम जी से आपत्ति नहीं है। कांग्रेस पार्टी चाहती हिंदुस्तान की हर पूनम जी, हर शिवांगी जी बहुत अग्रणी बने। कांग्रेस पार्टी चाहती हिंदुस्तान की हर राजकुमार जी स्पष्ट कर ताकतवर बने, दीजिए, आगे स्पष्ट आप यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर दीजिए। शिवांगी जी जो कह रही है, किस चीज से ऑब्जेक्शन है, किस चीज का विरोध है? राजकुमार जी सुनिए ना, आपको सुनिए राजकुमार जी आपके ऊपर भी जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब स्पष्ट शब्दों में दे दीजिए कि आपको आपत्ति कहाँ पर है, किस चीज से आपत्ति है?
मैंने कहा ना पूनम जी कि भारतीय जनता पार्टी इस बिल को 10-20 दिन पहले या 6 महीने पहले, 6 महीने बाद या 1 महीने बाद भी कर सकती थी। ठीक है, और ठीक उत्तर है, और ठीक है। दक्षिण को अगर सही मायने में बराबर तराजू में तोलेंगे तो पूरे हिंदुस्तान का सम्मान होगा। ठीक है, चलिए जवाब लेते हैं। शिवांगी जी, अब बताइए, आपने कहा कि कांग्रेस को आपत्ति थी, उन्होंने भी क्लियर कर दिया उनको किस चीज से आपत्ति है, अब उसका जवाब आप दीजिए। मुझे मेरा प्रश्न उल्टा कांग्रेस से ये है, राजकुमार जी से मैं एक प्रश्न करती हूँ कि अगर अभी भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है तो आपको इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है? अगर आपने काम किया होगा हर जगह पे, हर राज्य पे, तो आप चुनाव का दौर तो जीतेंगे। चलता ही रहेगा, लगता नहीं है कोई भी अपनी बात को स्पष्ट तरीके से कह पा रहा है। अभी सुभाष जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, परिसीमन की क्या अभी जरूरत महसूस हो रही थी, खासकर अगर 2026 के संदर्भ की बात की जाए तो? राइट, सो देखिए, पहले तो महिला आरक्षण को लेकर जो चल रहा है उस पर आपको बधाई, और हमारे जो को पैनलिस्ट बैठी हैं डिबेट में उनको बधाई। लेकिन बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो आरएसएस से निश्चित है, आरएसएस की आइडियोलॉजी में पली बड़ी है, पगी बड़ी है। और आरक्षण जैसे जो टर्मिनोलॉजी है, इससे आरएसएस का और बीजेपी का थोड़ा सा कम वास्ता रहा है। वो मेरिटोरियस सोसाइटी की तरफ बातें करने वाली पार्टी रही है, और कांग्रेस के खिलाफ जो मुख्य चुनावी मुद्दा हुआ करता था, आरएसएस भी जिसके ऊपर खुलकर बोलती थी, आज भी बोलते हैं आरएसएस के जो बड़े लीडर्स हैं। बाद में पीएम मोदी को भी स्पष्टीकरण देना पड़ा था। जो वैद्य हैं, इनके बड़े पदाधिकारी हैं, वो कहते हैं कि भाई आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, यानी कि जाति, लिंग और किसी वर्ग समुदाय के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये आरएसएस का एक कोर आइडिया रहा है। अब किस तरह से ये महिला आरक्षण को लेकर, हालांकि 2023 में बिल पारित हो चुके हैं, राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जा चुके हैं, उसमें कोई नई बात तो है नहीं। 33% का आरक्षण देना है, हालांकि 50% की आबादी को 33% में कंसोलिडेट करने की भी एक क्या बात है, ये भी समझ से बाहर है। भाई जब 50% है तो फिर 50% दो, 33 क्यों दे रहे हो? यदि 50% हमारी नारी शक्ति है तो फिर 50% ही होना चाहिए। जिस कांग्रेस का नारा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो उस भागीदारी को सुनिश्चित कैसे करोगे आप? तो 50% को 33 पे क्यों लाया जा रहा है? नंबर एक। नंबर दो, 23 का जो बिल पारित हो रखा है, अचानक से उसके ऊपर लोकसभा में चर्चा कराना, फिर परिसीमन, आपके पास जनगणना अभी है नहीं, तो परिसीमन आधार क्या लोगे आप? परिसीमन का परिसीमन क्या 2011 की जनगणना के ऊपर करोगे क्या? बिना परिसीमन के आरक्षण कैसे लागू करोगे? ये बुनियादी सवाल है। जनगणना के आंकड़ों की अनदेखी करना चाहती है सरकार? नहीं, इसमें देखिए, ये 2029 के पहले 2028 में विधानसभा के जैसे राजस्थान जैसे स्टेट है उनके चुनाव होने हैं। हाँ। इसके बाद 2029 में, यानी 2029 में लोकसभा का यानी जो जनरल इलेक्शन वो होना है, उसके पहले महिला आरक्षण लागू होने की कोई सूरत नहीं बनती है। ये आप साफ तौर पे लिख लीजिए। इसके बाद की बात है। अब पीएम मोदी का क्या इसमें चाल है, क्या करना चाहते हैं वो? खुद के चुनाव 2029 में क्या वो पीएम कैंडिडेट रहेंगे कि नहीं रहेंगे? क्या उलझा कर जाना चाहते हैं चीजों को? कांग्रेस की परिपाटी जो है उसके ऊपर चलना शुरू कर दिया बीजेपी ने, ऐसा लग रहा है। क्योंकि कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने ये सारा जो झमेला है, अभी जातिगत बात भी चल रही थी, भाषा की बात भी चल रही थी, ये जो भाषा का मामला है, इस मामले में पूरी तरह से कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी थी पहले ही। और आप देखिए जरा कि विभाजन का जो सबसे बड़ा जो ठीकरा यदि कोई जनता किसी को लाती है तो वो तो कांग्रेस पार्टी है। भारत पाकिस्तान का विभाजन किस पार्टी के तहत हुआ? नंबर एक। नंबर दो, साउथ की राजनीति में केरल में राष्ट्रपति शासन लगाया गया पंडित नेहरू के जमाने में। बाद में तमिलों की जो राजनीति थी उसको उभारा गया, क्योंकि द्रविड़ और आर्यों की जो हमारी एक नैरेटिव चल पड़ा था कम्युनिस्टों का, उसको तोड़ना था। तो बाद में पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में भेजनी पड़ी राजीव जी को, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री की जान गई उसमें। ऐसे ही ये जो उग्रवाद 7 सिस्टर्स में चला, इसके अलावा पंजाब में चला, ये क्यों था? आखिर बीजेपी भी उसी परिपाटी पर क्यों चलना चाह रही है? क्योंकि समय अभी नहीं है। जिस समय को लेकर सवाल किए जा रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता ने भी कहा, एक सवाल वाजिब सवाल है कि भाई ये परिसीमन आप कर नहीं पाओगे, जनगणना आपके पास है नहीं, तो अचानक से शिगुफा क्यों छोड़ा जा रहा है? अब साउथ की बात कर लेते हैं। साउथ में परिसीमन की जो आपने बेसिक सवाल पूछा है, साउथ वाले जो दुखी हैं वो इस बात से दुखी नहीं है कि परिसीमन हो जाएगा, वो इस बात से दुखी हैं कि वहां जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण पाया गया। साउथर्न स्टेट्स ने सबसे पहले इस बात पर ध्यान दिया कि जनसंख्या के ऊपर कंट्रोल किया जाए। अब यदि परिसीमन होता है और जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीटें बढ़ती हैं, तो सबसे ज्यादा घाटा साउथ के स्टेट्स को होने वाला है। इस बात को लेकर विरोध है। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ाएगी या और कोई इसके एस्पेक्ट्स बनेंगे?
क्या इसके पैरामीटर्स क्या लिए जाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी अभी स्पष्ट नहीं कर रही है। यानी कि शिवांगी जी कुछ स्पष्ट करेंगी कि किस पैरामीटर पर ये सब तय होगा, जरा बता दीजिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे सवाल हैं और कहीं ना कहीं डर इसी चीज का है कि जो साउथ स्टेट में जो क्षेत्र हैं, क्या दक्षिण खासकर से अगर दक्षिण भारत की ही सीटें कहीं ना कहीं कम होने का डर है और यही चिंता का विषय है और इसी को लेकर कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। देखिए, आज जब चर्चा हो रही थी तो उस चर्चा में अमित शाह जी के कुछ बयानों को मैं यहाँ पे रिपीट करती हूँ। पहली बात तो यह है कि परिसीमन पे लगातार सवाल किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। तो जातिगत परिसीमन जो जातिगत जनगणना है वो तो चल ही रही है, उस पर लगातार काम चल रहा है भारत सरकार का। तो उस जनगणना के आधार पे परिसीमन को आधार बनाया जाए। और अब ये समझने वाली बात है कि जो अभी तक की जो स्थिति थी उसमें करीबन 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद था, लेकिन अब जो स्थिति हो गई है कि वो जो सांसद तो एक ही है लेकिन जनसंख्या बढ़ गई है, 25 लाख के करीबन पहुंच गई है। तो यहाँ पे सांसदों की संख्या बढ़ाने का एक बहुत बड़ा मुद्दा ये बनता है। तो इसमें समय कुछ नहीं है, इसमें समय की मांग है ये। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो इस पे की लगातार सवाल उठ रहा है, मैं उनका ही कोट, अमित शाह जी का ही कोट दोबारा यहाँ पे रखूंगी कि उन्होंने कर्नाटक का एग्जाम्पल देके आज सभा में बात करी है कि कर्नाटक में अभी 28 सीटें हैं और वो बढ़ के आफ्टर परिसीमन 42 हो जाएंगी, तो अनुपात तो उतना ही रहा। और अगर हम लोकसभा में देखें तो अभी जो है उनका प्रतिनिधित्व हो रहा है 5.15 और वो आफ्टर जो प्रतिनिधित्व होगा उनका जब 816 तक सीट हो जाएंगी 850 के करीबन, तो उसमें हो जाएगा 5.14, यानी कि उतने परसेंटेज में भी अंतर नहीं आ रहा है। यही सेम स्थिति दक्षिण की है। मैं ये एक चीज कहना चाहती हूँ, अगर अनुपात की हम बात करें तो अनुपात सभी जगह लगातार बढ़ रहा है, तो पूरी बढ़ोतरी तो सभी जगह पे हो रही है, तो इसमें चेंजेस कहाँ पर आ रहे हैं। और अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो 33% जो उनका जो उत्तर उनको जो दिया जा रहा है 33%, वो टोटल में से 33% दिया जा रहा है। तो टोटल जो बढ़ रहा है, जो पुरुष वर्ग है वो तो ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा, सिर्फ महिलाओं की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। तो इसमें जितने भी सवाल हैं वो बेबुनियाद हो जाते हैं। और पूनम जी ये है तो कि क्योंकि जनता को भटकाना है, तो जनता को भटकाने के लिए लगातार विपक्ष जो है ये प्रश्न कर करके, क्योंकि जनता बहुत सारी चीजें नहीं समझती है। हर व्यक्ति बैठकर जो है वो अमित शाह जी का जो उनका पूरा आज का जो पूरा वक्तव्य था वो नहीं पढ़ेगा, वो नहीं सुनेगा, लेकिन हम ये सुनते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। और ये विपक्ष को भी समझना चाहिए। इसमें 33% जो महिलाएं आएंगी वो सिर्फ बीजेपी की नहीं आएंगी, उसमें कांग्रेस की भी आएंगी, क्षेत्रीय पार्टियों की भी आएंगी, उत्तर दक्षिण, उत्तर और पूर्व पश्चिम सभी से महिलाओं की उसमें भागीदारी होगी। इसमें एक्चुअल में अगर किसी का कुछ भला हो रहा है तो वो महिलाओं का हो रहा है, महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। पॉलिसी मेकिंग में जो महिलाएं आएंगी तो पॉलिसी की दिशा और दशा बदलेगी। तो उसमें प्रश्न बनता ही नहीं है यहाँ राजनीति कैसे हो रही है। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है, ना भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रहा है। ठीक है राजकुमार जी, आपने शिवांगी जी को सुना, ठीक है शिवांगी, बस एक चीज और कहती हूँ जी कि अगर हम बात करें कि अभी तक जो काम हो रहे हैं, कि सिर्फ देखिए, सिर्फ ये नारी शक्ति वंदन एक अकेला ऐसा काम नहीं है कि जिसके आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। चुनाव जीतने के लिए हमारे पास में ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसमें कि महिलाएं ऑलरेडी पसंद करती है भारतीय जनता पार्टी को, और उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है, चाहे कहीं भी। ठीक है राजकुमार जी, आपसे समझना चाहूंगी, देखिए जिस तरीके से शिवांगी जी ने कहा कि आपके जो भी सवाल हैं वो कहीं ना कहीं निराधार हैं, बेबुनियाद हैं, आप जनता को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता पूछ रही है, आप नारी का 33% का बिल पास करवा रहे हैं या परिसीमन लागू करा रहे हैं? दो चीजों को एक साथ मिक्स क्यों कर रहे हैं? ऐसी क्या अचानक इमरजेंसी आ गई है कि दो चीजों को एक साथ? ठीक है शिवांगी जी, समय दिया आपको, समय दिया, जरा राजकुमार जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आऊंगी आपके पास। 16, 17, 18 तारीख का जो आपने विशेष सत्र बुलाया है, महिला आरक्षण 33% लागू करिए, बात खत्म करिए। जब परिणाम आ जाए चुनाव के, उसके बाद फिर दूसरी चर्चा कर लेंगे। दो चीजों को, परिसीमांकन को और महिला आरक्षण को एक साथ जोड़ने की आवश्यकता ऐसी क्या पड़ रही है? ऐसा क्या हो गया? 2023 की बात 2026 में हो नहीं रही आपको? 2026 चल रहा है, जनगणना कह रहे हैं आप 2011 की लागू करेंगे, तो 2021 का क्या करेंगे? बात करते हैं 2047 की। आप अपनी बातों में उलझते जा रहे हैं। मैं आपको चैनल पर पूनम जी कहना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी, शिवांगी जी बहुत कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है यहाँ पर विपक्ष को। 2047 का दिखाते हैं, जनगणना का आता 2011 लेना चाह रहे हैं।
ठीक है शिवांगी जी, स्पष्ट कीजिए। देखिए, आधार पूछ लेना चाहते हैं, बात कभी की करते हैं, बिल कभी पास करवाते हैं, फिर कहते हैं कि विपक्ष सवाल उठा रहा है। पूनम जी, मैं 2-3 चीजें अभी दोबारा से एक बार बहुत क्लियरली रखती हूँ, मुझे लगता है विपक्ष क्लियर हो जाएगा। पहली चीज तो ये कि 2023 में बिल आया, अगर ये बिल 2024 में उसी समय पारित हो जाता, अगर हम इसे लागू करते, तो आपका ये प्रश्न होता क्यों? क्योंकि 2024 में जो है वो लोकसभा इलेक्शन थे, इसलिए पार्टी ये काम कर रही है। पहली चीज। दूसरी चीज, परिसीमन की बात हो रही है, जनगणना की बात हो रही है। जब ये क्लियर कहा जा रहा है गृह मंत्री जी के, भारत के गृह मंत्री जी के द्वारा ये क्लियर बोला जा रहा है कि जाति के आधार पे जनगणना लगातार चल रही है और हम उसको परिसीमन का आधार बनाएंगे। परिसीमन होना आवश्यक इसलिए है क्योंकि आप ही का ये प्रश्न था कि बिना परिसीमन के कैसे लागू कर रहे हैं आप लोगों ने ये भी प्रश्न पहले किया है। अब जब परिसीमन की बात हो रही है तो आप ये बोल रहे हैं कि परिसीमन की आवश्यकता क्या है? क्लैरिटी कहाँ नहीं है पूनम जी, आप समझ पा रही होंगी। मैंने पहले भी बताया कि 10 लाख पे एक सांसद है, अब 25 लाख पे एक सांसद की स्थिति इतनी ज्यादा, क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, इतनी विस्तृत हो गई है, तो इसको सही तरीके से जातिगत जनगणना के आधार पर जब हम परिसीमन करेंगे और उस आधार पर जितनी सीटें बढ़ेंगी उस सीटों के आधार पर 33% हम महिलाओं को जो है वो अधिकार दे देंगे। अब इसमें समझने वाली और क्या बात है वो मेरे बात समझ नहीं आती। सुभाष जी आपसे समझना चाहूंगी, क्या परिसीमन की टाइमिंग कुछ और हो सकती थी, या जिस तरीके से राजकुमार जी ने यहाँ पर सवाल उठाया कि देखिए 2011 की जनगणना का आधार है, फिर अभी ये परिसीमन की टाइमिंग ये रखी जा रही, कहने के चुनावी फायदा आगे या पीछे कर सकते थे टाइमिंग, थोड़ा आप समझा दीजिए अच्छे से। नहीं, इसमें चुनावी फायदे जैसी कोई चीज समझ में नहीं आ रही है। चुनावी फायदा का कोई मतलब बैठता नहीं है, वोटिंग कोई दूसरे आधारों पर होती है। लेकिन परिसीमन जो है वो आखिर किया किस बुनियाद के ऊपर जाएगा, बुनियाद आपको पकड़नी पड़ेगी ना। परिसीमन को देखिए, लोकसभा में हंगामा खड़ा करना तो हर पार्टी का काम रहा आज तक, जो भी सत्ताधारी पार्टी रही है वो हमेशा हंगामे के बिल लाती रही है और उस पर हंगामा बरपा रहा है और काम कुछ हुए नहीं ज्यादा। भारत को लेकर यदि बात करें तो कोई बहुत ज्यादा काम हम नहीं कर पाए हैं, बजाय 1000 के आसपास हम बिल पास करते हैं पूरे एक कार्यकाल में। तो आप सोचिए 75 साल में कितने बिल पास हो गए होंगे। जनता तो बेचारी कुछ समझ भी नहीं पाती उसको किस तरह का बिल है, और फिर कानून इस तरह का है कि इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। बिल पास करते हैं वही अंग्रेजों टाइप की काम चल रहे हैं, किसी जनता को समझ में नहीं आता कौन सा बिल पास हो गया लोकसभा में और राज्यसभा में राष्ट्रपति ने क्या क्या पास कर दिया, वो कहीं आता ही नहीं जनता के पास में। ये तो हमारी स्थिति चल रही है। अब बात यह है कि ये जो टाइमली हो चाहे अनटाइमली हो, महिला आरक्षण का बिल मैं पहले बता चुका हूं पारित हो चुका है, उसके ऊपर अब चर्चा कराने की कोई बात नहीं है, लागू करने की बात है। अब परिसीमन की जहां तक बात है, परिसीमन का बुनियादी आधार है जनगणना। यदि हम महिला आरक्षण दे रहे हैं तो ओबीसी की महिलाओं का क्या होगा, क्योंकि ओबीसी के डाटा अभी आए नहीं है। ये जातिगत आरक्षण की बात कर रहे हैं ना, कहां हुआ अभी, पूरा स्टेट्स की बात नहीं है, ये सेंट्रल लेवल की बात होती है, सेंसस सेंट्रल लेवल पे होता है। 2011 में सेंसस हुई है। आप ओबीसी का आरक्षण यदि लागू करना चाहते हैं, ओबीसी की महिलाओं का क्या करेंगे फिर? तो आपका बुनियाद ही जब डाउट में चल रहा है, भाई आप परिसीमन लागू करना चाहते हैं तो किन आधारों पर लागू करेंगे आप ये तो स्पष्ट करो। पहले लोकसभा में बिल ला रहे हो, इसके पहले आपने जनगणना करानी थी। साउदर्न स्टेट्स को जो प्रॉब्लम आ रही है, बेचारों को डर लग रहा है कि भाई आज जो अमित शाह कह रहे हैं, अमित शाह जब जम्मू कश्मीर का 370 आर्टिकल हटा रहे थे तब भी एनआरसी की बात कर रहे थे, उसमें मोदी जी ने उनको बहुत कड़क निगाहों से देखा था, ये सबको पता है। एनआरसी की बात करते ही, नेशनल सिटीजन रजिस्टर की बात करते ही मोदी जी ने उनकी तरफ यूं घूरा था। अब आज तक वो एनआरसी लागू नहीं हो पाई है, तो किस आधार पर, किन बुनियादों पर अमित शाह बात कर रहे हैं, ये कल परसों में स्पष्ट होगा जब बात करेंगे। क्योंकि अभी उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं, एक कर्नाटक के ही नहीं दिए उन्होंने पुदुचेरी से लगाकर कई यूटी तक की बात करी है, तमिलनाडु की बात की है। देखना यह है कि बुनियाद क्या लेंगे, ये सबसे बड़ी बात होगी कि इसका जो फंडामेंटल जो आंकड़ा आएगा, परिसीमन साउथ में क्या अलग आधारों पर करोगे क्या आप, नॉर्थ में क्या अलग आधारों पर करोगे क्या? फिर नॉर्थ वाले नहीं कहेंगे क्या कि भाई इतनी कम जनसंख्या के ऊपर आपने लोकसभा की सीट दी है तो कैसे दे दी है? साउथ के स्टेट ये कहेंगे कि भाई आपके यहाँ तो जनसंख्या पहले ही बढ़ चुकी है, इसलिए आप तो हमें दबाने की कोशिश करोगे। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में आ गया है सारा का सारा मसला। इसको आपको मैं बताऊं कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि ये शिगुफा कहीं और वजह से छूटा हो और इसका कोई विस्फोट और कुछ हो जाए, क्योंकि ये बड़ा सेंटिमेंटल इशू है, ये बहुत इमोशनल इशू है, और इसको लेकर यदि हम राजनीति करना चाहते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण बात हो जाएगी। ठीक है, इस पर ठीक है बहुत शिवांगी क्लैरिटी जी, के साथ सरकार को ठीक आना है पड़ेगा। सुभाष जी, एक फाइनल कमेंट शिवांगी जी आपका, बहुत डाउट्स हैं। पूनम जी, मैं बिल्कुल यही कहूंगी कि इतना ज्यादा डाउटफुल होने की आवश्यकता है नहीं, ना ही विपक्ष को, ना ही किसी और को।
क्योंकि एक जिम्मेदार पार्टी के एक जिम्मेदार सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार एक जिम्मेदार सरकार है। वो लगातार वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि हर वर्ग जो है, हर जाति जो है, सभी को जो है उसको सशक्त हो जाए। तो महिलाओं के लिए ये पहला बिल, पहला काम नहीं है, पहली योजना नहीं है। लगातार योजनाएं चलती आ रही हैं महिला सशक्तिकरण के लिए। और अगर महिलाओं की भागीदारी पॉलिसी मेकिंग में होती है, अगर नीति निर्णायक महिलाएं बनती हैं, तो इससे हमारे देश की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित होगी। क्योंकि बहुत, जैसे कि अभी बताया सुभाष जी ने अभी बोला कि बहुत सेंसिटिव है ये बात, वैसे ही महिला होना भी अपने आप में बहुत सेंसिटिव है। जब महिलाओं को लेके कोई चर्चा होती है, भाई महिला आरक्षण तो लागू करो ना, आपको बिल पारित हो चुका है। जी आपको इसमें कौन रोक रहा है? आप महिला चलिए आरक्षण की बात अभी नहीं चल रही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, संसद में बिल पेश हुआ और कई सारे सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए भी गए, लेकिन अब देखने वाली बात होगी जो डाउट है वो कब तक क्लियर होते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सच भी धड़क। नमस्कार।